दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल हिट एग्जाम। और आज का जो हमारा वीडियो होगा ये आपका यूपीपी उत्तर प्रदेश पुलिस 27 जनवरी 2019 को मॉर्निंग शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसमें जो पूरे 150 प्रश्न पूछे गए थे उन सभी 150 प्रश्नों का डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर की होगा इस वीडियो में, अर्थात व्याख्यात्मक हल होगा। तो दोस्तों मेरे पास जो पेपर कोड है वो आपका सीरीज डी है और सेट नंबर जो है वो आपका 22 है, सेट 22 और पेपर कोड डी है। तो दोस्तों जिसका भी आपका पेपर होगा ए बी सी डी, तो उसी के क्रम के हिसाब से मेरे पास जो पेपर है वो आपका पेपर डी है, पेपर का जो कोड है वो डी है। तो आप जो पेपर जो होता है वो सभी सेम होता है, बस उसमें प्रश्नों का जो नंबर होता है वो नंबरिंग थोड़ा सा किसी में ए में दूसरे पर होगा तो बी में तीसरे पर होगा, इसी प्रकार। लेकिन क्वेश्चन जो है वो सभी में समान होता है, बस प्रश्नों का जो क्रम है वो बदल जाता है। तो मेरे पास जो पेपर कोड है वो डी है, आप सभी के पास जो भी होगा वो आप अपने सीरीज के हिसाब से मिला लीजिएगा। तो दोस्तों देरी ना करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस 27 जनवरी 2019 के मॉर्निंग शिफ्ट में आपका पहले पार्ट में जनरल नॉलेज में जो आपका पहला प्रश्न आया था वो था 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते डैश 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 ने हराया था। ए मुराद बख्श, बी सुलेमान शिकोह, सी आलम शाह, डी बहादुर शाह। तो दोस्तों पहले नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन बी सुलेमान शिकोह बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते सुलेमान शिकोह ने पराजित किया था। दूसरा प्रश्न है फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से डैश 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 का उत्पादन किया जा रहा है। ए चिकनकारी का काम, बी कांच की चूड़ियाँ, सी पीतल के ताले, डी जरदोजी कढ़ाई। तो दोस्तों दूसरे नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन बी कांच की चूड़ियाँ बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फिरोजाबाद में कांच की चूड़ियों का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है और इसी की वजह से फिरोजाबाद को सुहागन शहर कहा जाता है, यानी कि सुहागों का शहर कहा जाता है। तो दोस्तों दूसरे नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन बी कांच की चूड़ियाँ बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी बनारस, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी बरेली। तो दोस्तों तीसरे नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन बी बनारस बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बनारस जो कथक घराना है वह नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है। चौथा प्रश्न है हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे जो डैश 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 की राजधानी थी। ए हस्तिनापुर, बी कुरु, सी कलिंग, डी कौशल। तो दोस्तों चौथे नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन डी कौशल बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कौशल जो है वह भगवान श्री राम अयोध्या के जब शासक थे तो उस समय कौशल जो थी वो उनकी राजधानी थी, इसलिए आपका चौथे नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन डी कौशल बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है? ए सीवी रमन, बी अमर्त्य सेन, सी कैलाश सत्यार्थी, डी हरगोविंद खुराना। तो दोस्तों पांचवें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका ऑप्शन बी अमर्त्य सेन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अमर्त्य सेन एक ऐसे अर्थशास्त्री हैं जिनको नोबेल मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। छठवां प्रश्न है भारतीय मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम द्वारा निम्नलिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है? ए प्लेइंग टू विन, बी अनब्रेकेबल, सी नो होल्डिंग बैक, डी इम्परफेक्ट। तो दोस्तों छठवें नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन बी अनब्रेकेबल बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भारतीय मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम द्वारा अनब्रेकेबल आत्मकथा का शीर्षक था। सातवां प्रश्न है 65वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म पुरस्कार जीता? ए बाहुबली 2 द कंक्लूजन, बी सीक्रेट सुपरस्टार, सी जॉली LLB 2 और डी हिंदी मीडियम। तो दोस्तों सातवें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन ए बाहुबली 2 द कंक्लूजन सबसे पॉपुलर फिल्म था, इसलिए आपका ऑप्शन ए बाहुबली 2 द कंक्लूजन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। आठवां प्रश्न है अर्थशास्त्र विज्ञान के लिए वर्ष 2018 का नोबेल पुरस्कार विलियम डी नाडहास और पॉल एम रोमर को दिया गया था। ये दोनों डैश 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 के निवासी थे। ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों आठवें नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका के ही निवासी थे डी नाडहास और पॉल एम रोमर, जिनको कि अर्थशास्त्र विज्ञान के लिए वर्ष 2018 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नौवां प्रश्न है
डैश 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 निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान और खाता उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्राप्त करने का धोखाधड़ी वाला कार्य है। ए मालवेयर, बी ट्रोजन, सी हैकिंग, डी फिशिंग। तो दोस्तों 9वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन सी हैकिंग बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 10वां प्रश्न है चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? ए झारखंड, बी उत्तराखंड, सी छत्तीसगढ़, डी मेघालय। तो दोस्तों 10वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि छत्तीसगढ़ में चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। 11वां प्रश्न है वेनेजुएला की राजधानी डैश 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 है? ए निकोसिया, बी सान साल्वाडोर, सी क्वीटो और डी काराकस। तो दोस्तों 11वें नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन डी काराकस बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि वेनेजुएला की राजधानी काराकस है। 12वां प्रश्न है भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? ए यूरेनियम, बी रेडियम, सी बिस्मथ, डी थोरियम। तो दोस्तों 12वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन डी थोरियम बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि थोरियम जो है वो भारत में सबसे ज़्यादा रेडियोधर्मी धातु के रूप में पाया जाता है। 13वां प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताएं? ए क्रैपी, बी इबीसा, सी टैजमेनिया, डी रोइस। तो दोस्तों 13वें नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन सी टैजमेनिया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम है टैजमेनिया। 14वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? ए नासिक, बी नवसारी, सी नांदेड़, डी निजामाबाद। तो दोस्तों 14वें नंबर के प्रश्न में आपका जो सबसे सही विकल्प है वो आपका ऑप्शन सी नांदेड़ बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि नांदेड़ जो शहर है वो गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है। 15वां प्रश्न है नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने? ए फखरुद्दीन अली अहमद, बी वाराहगिरी वेंकटगिरी, सी ज्ञानी जैल सिंह, डी मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो दोस्तों 15वें नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन सी ज्ञानी जैल सिंह बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के जस्ट बाद ज्ञानी जैल सिंह भारत के राष्ट्रपति बने। 16वां प्रश्न है चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताएं जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था? ए हर्षवर्धन, बी अनिरुद्ध, सी बिंदुसार, डी वसुदेव। तो दोस्तों 16वें नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन सी बिंदुसार बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि बिंदुसार चंद्रगुप्त के पुत्र थे जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व में पूरे भारत में अपने साम्राज्य को यानी कि मौर्य साम्राज्य को बढ़ाया था। 17वां प्रश्न है मेखला चादर यह डैश 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 राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है? ए गुजरात, बी तमिलनाडु, सी गोवा, डी असम। तो दोस्तों 17वें नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन डी असम बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि मेखला चादर जो है वो असम की महिलाओं के द्वारा पहना जाता है, यानी कि असम राज्य की महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है। 18वां प्रश्न है रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा था? ए चीन, बी म्यांमार, सी भूटान, डी बांग्लादेश। तो दोस्तों 18वें नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन डी बांग्लादेश बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, और जो गाना था वो आमार बांग्लादेश जो है वो वही गाना था जिसको रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, और वो बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी है वर्तमान समय में। 19वां प्रश्न है वर्गीज कुरियन को डैश 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 द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? ए लाल बहादुर शास्त्री, बी गुलजारी लाल नंदा, सी इंदिरा गांधी, डी VV गिरी। तो दोस्तों 19वें नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन सी इंदिरा गांधी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि इंदिरा गांधी ने ही वर्गीज कुरियन को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया था। 20वां प्रश्न है वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? ए 15, बी 20, सी 25, डी 30। तो दोस्तों 20वें नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन सी 25 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में 25 भाग हैं। 21वां प्रश्न है मुगल सम्राट जहांगीर ने डैश 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 में शालीमार बाग का निर्माण किया? ए दिल्ली, बी बलूचिस्तान, सी अवध, डी कश्मीर। तो दोस्तों 21वें नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन डी कश्मीर बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि मुगल सम्राट जहांगीर ने कश्मीर में शालीमार बाग का निर्माण किया था, इसलिए आपका 21वें प्रश्न में ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 22वां प्रश्न है वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव डैश 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 में आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी मैसूरू, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी उदयपुर। तो दोस्तों 22वें नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन ए पुणे बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव पुणे में आयोजित किया जाता है।
23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? ए बैंक ऑफ इंडिया, बी बैंक ऑफ बड़ौदा, सी इलाहाबाद बैंक, डी यूको बैंक। तो दोस्तों 23वें नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन सी इलाहाबाद बैंक बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इलाहाबाद बैंक जो है वो भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। 24वां प्रश्न है, वैदिक सभ्यता डैश 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 नदी के तट पर विकसित हुई? ए गोदावरी, बी कावेरी, सी कृष्णा, डी सरस्वती। तो दोस्तों 24वें नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन डी सरस्वती बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि वैदिक सभ्यता जो है वो सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई थी। 25वां प्रश्न है, जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी? ए विश्व व्यापार संगठन, बी संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ, सी विश्व बैंक, डी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो दोस्तों 25वें नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन सी विश्व बैंक बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अर्थात विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जो कल्पना है वो जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में सबसे पहले विश्व बैंक की कल्पना की गई थी। 26वां प्रश्न है, भारत की पहली इंजन विरहित स्पीड ट्रेन 18 डैश 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 इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई थी? ए चितरंजन, बी पटियाला, सी चेन्नई, डी कपूरथला। तो दोस्तों 26वें नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन सी चेन्नई बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि भारत की पहली इंजन विरहित स्पीड ट्रेन 18 आपका चेन्नई इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के द्वारा विकसित की गई थी। 27वां प्रश्न है, नवंबर 2018 में भारत ने कौन से देश के साथ $500 मिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें स्थानीय स्तर पर 2 गोपनीय युद्धपोतों का निर्माण किया जाएगा? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी रूस, सी इजराइल, डी जापान। तो दोस्तों 27वें नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन बी रूस बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि नवंबर 2018 में भारत ने रूस देश के साथ $500 मिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें स्थानीय स्तर पर 2 गोपनीय युद्धपोतों का निर्माण किया जाएगा। 28वां प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी MBBNPA डैश 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 के पास स्थित है? तो दोस्तों 28वें नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन ए हैदराबाद बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी आपका हैदराबाद में स्थित है। 29वां प्रश्न है, नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई थी? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी पंजाब। तो दोस्तों 29वें नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि नवंबर 2018 में जम्मू कश्मीर राज्य की विधानसभा को भंग कर दिया गया था। 30वां प्रश्न है, महाधमनी डैश 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 के शीर्ष पर शुरू होती है? ए दाहिना निलय, बी बायां निलय, सी दाहिना अलिंद, डी बायां अलिंद। तो दोस्तों 30वें नंबर के प्रश्न में आपका जो सबसे सही विकल्प है वो आपका ऑप्शन डी बायां अलिंद बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि महाधमनी जो है वो आपका बायां अलिंद के शीर्ष पर शुरू होती है। 31 नंबर पर जो प्रश्न है, गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को डैश 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 की पतली परत के साथ आवरण करना है? ए क्रोमियम, बी जस्ता, सी एल्यूमिनियम, डी निकिल। तो दोस्तों 31वें नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन बी जस्ता बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है इस्पात के ऊपर जस्ता का पतली परत को चढ़ाना। 32वां प्रश्न है, C60 एक अणु है जिसमें डैश 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 के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं? ए 15 पंचभुज और 18 खंडभुज, बी 18 पंचभुज और 15 खंडभुज, सी 12 पंचभुज और 20 खंडभुज, और डी 20 पंचभुज और 12 खंडभुज। तो दोस्तों 32वें नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन सी 12 पंचभुज और 20 खंडभुज जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि C60 जो अणु होता है उसमें 12 पंचभुज और 20 खंडभुज के अणु होते हैं। 33वां प्रश्न है, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 95% कार्बन होता है वह है? ए पीट, बी लिग्नाइट, सी बिटुमिनस, डी एंथ्रेसाइट। तो दोस्तों 33वें नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन डी एंथ्रेसाइट बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला जो कोयला होता है उसमें 80% से 95% कार्बन होता है और उसका नाम होता है एंथ्रेसाइट। 34वां प्रश्न है, डैश 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 को छोड़कर निम्नलिखित सभी संघनन बहुलक हैं? ए पॉलिएस्टर, बी पॉलीप्रोपोलिन, सी पॉलीएमाइड, डी पॉलीकार्बोनेट। तो दोस्तों 34वें नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन ए पॉलिएस्टर बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि पॉलिएस्टर को छोड़कर बाकी सभी जो हैं वे आपका संघनन के बहुलक हैं। 35वां प्रश्न है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने डैश 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 में एक कार्यालय बनाया जहां पूर्व छात्र संजीव खोसला को संस्थान का विदेशी ब्रांड दूत नियुक्त किया गया है? ए दुबई, बी लंदन, सी सिंगापुर, डी न्यूयॉर्क। तो दोस्तों 35वें नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन डी न्यूयॉर्क बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि
संजीव खोसला को जो बनाया गया था विदेशी ब्रांड दूत वह न्यूयॉर्क का बनाया गया था। 36वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थियों को डैश 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 दौड़ने की जरूरत होती है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 36वें नंबर के प्रश्न में 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है पुलिस की भर्ती में पुरुषों के दौड़ में। 37वां प्रश्न है आपका, 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया था? ए सूर्य प्रताप शाही, बी ब्रजेश पाठक, सी राम नाईक, डी आशुतोष टंडन। तो दोस्तों 37वें नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन सी राम नाईक बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में राम नाईक ने शपथ ग्रहण किया था। 38वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए फतेहपुर, बी मुजफ्फरनगर, सी मिर्जापुर, डी मुरादाबाद। तो दोस्तों 38वें नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन डी मुरादाबाद बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि मुरादाबाद को उत्तर प्रदेश का पीतल नगरी भी कहा जाता है। दोस्तों दूसरा पार्ट यहाँ से चालू होता है न्यूमेरिकल एबिलिटी। इसमें आपका 39 नंबर पर प्रश्न है, एक्स के बैंक खाते में 86 रुपया 54 पैसे का शेष है, रुपये 55.31 जमा करने और रुपये 84.33 की निकासी के बाद शेष राशि क्या होगी? ए 57.22 रुपया, बी 58.52 रुपया, सी 57.58 रुपया, डी 58.58 रुपया। तो दोस्तों इसमें हल करने पर आपका 57.52 रुपया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 40वां प्रश्न है, एक संख्या को 3003 से गुणा किया गया और उसके बाद उसे 7, 11 और 13 के लघुत्तम समापवर्त द्वारा विभाजित किया गया और फिर स्वयं से विभाजित किया गया, तो परिणाम ज्ञात करें। तो दोस्तों ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो 40वें नंबर के प्रश्न में हल करने पर आपका ऑप्शन सी 3 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 41वां प्रश्न है, यदि 10x + 5 संबंधे 42x + 8, 5 संबंधे 8 का तिगुना अनुपात है तो x³ ज्ञात करें। दोस्तों ऑप्शन ए 1000, बी 1331, सी 1728, डी 2197। तो दोस्तों 41वें प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा हल करने पर वो आपका ऑप्शन सी 1728 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 42वां प्रश्न है, 40 के वर्ग के 40% का चौथाई भाग ज्ञात करें। ए 120, बी 140, सी 160, डी 180। तो दोस्तों 42वें नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन सी 160 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। हल करने पर आपका 160 आएगा। 43वां प्रश्न है, यदि बिक्री मूल्य 3 गुना किया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है, लाभ ज्ञात करें। ए 80%, बी 100%, सी 125%, डी 150%। तो दोस्तों 43वें नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन बी 100% बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा हल करने पर। 44वां प्रश्न है, एक्स 42,000 रुपये में एक स्कूटर खरीदता है, वह मरम्मत पर 6,000 रुपये खर्च करता है और स्कूटर को 54,000 में बेचता है, उसका लाभ क्या है? ए 10%, बी 12.5%, सी 15% और डी 17.5%। तो दोस्तों 44वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन बी 12.5% बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 45वां प्रश्न है, 110 रुपये लागत वाली एक वस्तु 104.5 में बेची गई, कितना छूट की पेशकश की गई थी? ए 4%, बी 5%, सी 6%, डी 7%। तो दोस्तों 45वें नंबर के प्रश्न में हल करने पर आपका ऑप्शन बी 5% बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 46वां प्रश्न है, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए गए धन की राशि 2 वर्षों में 1600 रुपया और 3 वर्षों में 1680 रुपया हो गई है, ब्याज दर ज्ञात कीजिए। ए 5%, बी 6%, सी 5.5%, डी 6.5%। तो दोस्तों 46वें नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन ए 5% बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा हल करने पर। 47वां प्रश्न है, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित 25,000 रुपये की राशि 1 वर्ष में अर्धवार्षिक 4% प्रति वर्ष की दर से बढ़कर कितनी हो जाएगी, रुपये में ज्ञात कीजिए। ए 25,980, बी 26,010, सी 26,100, डी 26,001 रुपया। तो दोस्तों 47वें प्रश्न में हल करने पर आपका ऑप्शन बी 26,010 रुपया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 48वां प्रश्न है, ए ने 75,000 के साथ एक कारोबार शुरू किया, बी कुछ समय के बाद 37,000 के साथ उसमें शामिल हुआ। यदि वर्ष के अंत में 3 संबंधी 1 के अनुपात में लाभ साझा किया जाता है तो बी कितने महीने बाद शामिल हुआ था? तो दोस्तों ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। तो दोस्तों 48वें नंबर के प्रश्न में हल करने पर आपका ऑप्शन ए 4% बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा।
49वां प्रश्न है, एक छात्र के अंक 68 के बजाय 88 के रूप में दर्ज किए गए थे, इस कारण कक्षा के औसत अंक 0.5 से बढ़ गए। कक्षा में छात्रों की संख्या क्या है? ए 10, बी 20, सी 30, डी 40। तो दोस्तों 49वें नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन डी 40 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा हल करने पर। 50वां प्रश्न है, ए बी से दोगुना कुशल है और बी सी से तिगुना कुशल है। यदि अकेले सी कोई काम 30 दिनों में पूरा कर सकता है तो वे एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। तो दोस्तों 50वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन ए 3 दिन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा हल करने पर। 51 नंबर पर जो प्रश्न है, एक हवाई जहाज 250 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 4 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है। 1 घंटे 40 मिनट में उसी दूरी को तय करने के लिए उसकी गति क्या होनी चाहिए? ए 500 किलोमीटर प्रति घंटा, बी 550 किलोमीटर प्रति घंटा, सी 600 किलोमीटर प्रति घंटा, डी 675 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों 51 नंबर के प्रश्न में आपका जो सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन सी 600 किलोमीटर प्रति घंटा होगा हल करने पर। 52 नंबर पर जो प्रश्न है, यदि एक बस किसी भी स्थान पर न रुके तो वह 1 घंटे में 45 किलोमीटर तय कर पाती है, और यदि वह सभी स्थानों पर रुके तो वह 1 घंटे में 36 किलोमीटर तय कर पाती है। 1 घंटे में बस कितने मिनट रुकती है? ए 10, बी 10.8, सी 12, डी 12.5। तो दोस्तों 52 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा हल करने पर वो आपका ऑप्शन सी 12 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 53 नंबर पर जो प्रश्न है, किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:6 है तथा इसका क्षेत्रफल 6750 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आयत की लंबाई तथा क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। ए 1:80, बी 1:84, सी 1:100, डी 1:90। तो दोस्तों 53 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका ऑप्शन डी 1:90 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा हल करने पर। 54 नंबर पर जो प्रश्न है, 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों के योग और 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों के योग का गुणनफल ज्ञात करें। ए 1, बी 2, सी 4, डी 6। तो दोस्तों 54 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा हल करने पर वो आपका ऑप्शन सी 4 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा हल करने पर। 55 नंबर पर जो प्रश्न है, 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकी संख्या को 16 से विभाजित किया गया है, शेषफल ज्ञात कीजिए। ए 4, बी 5, सी 6, डी 8। तो दोस्तों 55 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन डी 8 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा हल करने पर। 56 नंबर पर जो प्रश्न है, 6561 के वर्गमूल को ज्ञात करके इस संख्या को अपने वर्गमूल से विभाजित किया जाता है, परिणाम ज्ञात करें। ए 3, बी 9, सी 27, डी 81। तो दोस्तों 56 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन डी 81 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा हल करने पर। 57 नंबर पर जो प्रश्न है, किसी वृत्त के व्यास को 2 गुना किया गया है, उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा? ए 2 गुना, बी 4 गुना, सी 8 गुना, डी 16 गुना। तो दोस्तों 57 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका ऑप्शन बी 4 गुना बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा हल करने पर। दोस्तों तीसरा पार्ट है आपका मेंटल एबिलिटी का यानी कि तार्किक अभिक्षमता का, और इसमें 58 नंबर पर आपका प्रश्न है, इस श्रृंखला में लुप्त मान ज्ञात करें। तो दोस्तों इसमें आपका प्रश्न दिया हुआ है, आप देख पा रहे हैं ए बी सी डी, इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। अब इसको हल करेंगे तो आपका 58 नंबर के प्रश्न में जो सबसे सही विकल्प होगा वो आपका बी ऑप्शन जो है Q25W बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 59 नंबर पर प्रश्न है, इन विकल्पों में से कौन सा युग्म निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करेगा? जैसा कि आप देख पा रहे हैं ए एफ के यू। तो दोस्तों इसको हल करने पर जो आपका ऑप्शन है ए बी सी डी जो ऑप्शन दिखाया जा रहा है, इसमें आपका 59 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन डी पी जेड जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 60 नंबर पर जो प्रश्न है, 4 दोस्त एक इलाके में रहते हैं। ए का घर बी के पश्चिम में है, बी का घर सी के दक्षिण में और सी का घर डी के पूर्व में है। डी से बी का घर किस दिशा में है? ए उत्तर पूर्व, बी दक्षिण पूर्व, सी उत्तर पश्चिम, डी दक्षिण पश्चिम। तो दोस्तों 60वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा हल करने पर वो आपका ऑप्शन बी दक्षिण पूर्व होगा। 61 नंबर पर जो प्रश्न है, वाई 6 मीटर पश्चिम में चला, दाएं मुड़ा और आगे 8 मीटर चला। अपने शुरुआती बिंदु पर वापस जाने के लिए उसकी यात्रा करने की सबसे छोटी दूरी क्या होगी? ए 6 मीटर, बी 8 मीटर, सी 14 मीटर, डी 10 मीटर। तो दोस्तों 61 नंबर के प्रश्न में हल करने पर आपका ऑप्शन डी 10 मीटर बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 62 नंबर पर जो प्रश्न है, गांव ए गांव बी के पश्चिम में है, जो गांव सी के दक्षिण में है, जो गांव डी के पश्चिम में है, गांव डी के सापेक्ष गांव ए की दिशा किस दिशा में है? ए उत्तर पूर्व, बी दक्षिण पूर्व, सी उत्तर पश्चिम, डी दक्षिण पश्चिम। तो दोस्तों 62 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन डी दक्षिण पश्चिम बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा।
63 नंबर पर जो प्रश्न है, एक्स 15 किलोमीटर दक्षिण में चला, बाएं मुड़ा और 15 मीटर चला और बाएं मुड़ा और आगे 15 मीटर चला, वह शुरुआती स्थिति से कितनी दूर और किस दिशा में है? ए 15 मीटर उत्तर, बी 15 मीटर पूर्व, सी 15 मीटर दक्षिण, डी 15 मीटर पश्चिम। तो दोस्तों 63 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन डी 15 मीटर पश्चिम जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा 63 नंबर के प्रश्न में। दोस्तों 64 नंबर पर प्रश्न है, प्रश्न में एक कथन और उसके बाद दो निष्कर्ष एक और दो दिए गए हैं। आपको इस कथन को सत्य मानना होगा भले ही यह आमतौर पर ज्ञात तथ्यों से अलग प्रतीत होता हो। आपको यह तय करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष यदि कोई है दिए गए कथन का अनुसरण करता है। कथन एक, कोई देश इन दिनों पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है। निष्कर्ष एक, उन सभी बातों को विकसित करना और उत्पादन करना असंभव है जिनकी देश को आवश्यकता होती है। निष्कर्ष दो है, आमतौर पर देशवासी आलसी हो गए हैं। ए केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, बी केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, सी एक और दो दोनों अनुसरण करते हैं और डी न तो एक और न ही दो अनुसरण करता है। तो दोस्तों 64 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका ऑप्शन डी, न तो एक और न ही दो अनुसरण करता है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 65 नंबर पर जो प्रश्न है, प्रश्न में एक कथन और उसके बाद दो तर्क एक और दो दिए गए हैं। आपको इस कथन को सत्य मानना होगा भले ही यह आमतौर पर ज्ञात तथ्यों से अलग प्रतीत होता हो। आपको यह तय करना है कि दिए गए तर्कों में से कौन सा तर्क यदि कोई है दिए गए कथन का तर्क अनुसरण करता है। कथन है, क्या दिल्ली में नए बड़े उद्योग शुरू किए जाने चाहिए? तर्क है, नहीं, इससे शहर को प्रदूषण में इजाफा होगा। दूसरा तर्क है, हाँ, यह रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। अब इसमें आपका ऑप्शन है केवल ए केवल तर्क एक मजबूत है, बी केवल तर्क दो मजबूत है, सी तर्क एक और दो दोनों मजबूत है, डी न तो तर्क एक और न ही तर्क दो मजबूत है। तो दोस्तों 65 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 65 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन सी तर्क एक और दो दोनों मजबूत हैं। 66 नंबर पर जो प्रश्न है, प्रश्न में दो कथन और उसके बाद तीन निष्कर्ष एक, दो और तीन दिए गए हैं। आपको इस कथन को सत्य मानना होगा भले ही यह आमतौर पर ज्ञात तथ्यों से अलग प्रतीत होता हो। आपको यह तय करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष यदि कोई है दिए गए कथन का अनुसरण करता है। कथन एक है, कई व्यावसायिक कार्यालय 2 से 8 मंजिल वाले भवनों में स्थित हैं। कथन दो, यदि किसी भवन में 3 मंजिलें हैं तो इसमें लिफ्ट होती है। अब इसमें निष्कर्ष दिया गया है आपका पहला, सभी मंजिलों पर लिफ्टों द्वारा पहुंचा जा सकता है। दूसरा निष्कर्ष है, केवल तीसरी मंजिलों के ऊपर वाली मंजिलों में लिफ्ट है। निष्कर्ष तीसरा है, 7वीं मंजिलों में लिफ्ट है। अब इसमें ऑप्शन ए केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, बी है केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, सी है केवल अनुसरण 3 निष्कर्ष करता है और ऑप्शन डी है तीनों अनुसरण करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 66 में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन सी केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 67 नंबर पर जो प्रश्न है, फ्लैम्बोयांट शब्द के अक्षरों द्वारा कौन से शब्द का गठन नहीं किया जा सकता है? ए लैम्ब, बी बाउट, सी मौन, डी बोट। तो दोस्तों 67 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन बी BOUT बोट जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 68 नंबर पर जो प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार हैं? ए सैड, बी हर्ट, सी बिलो, डी चार्ज। तो दोस्तों 68 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका ऑप्शन सी बिलो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 69 नंबर पर जो प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द चुनिए। हिरन, मृग, छोना, संबंधे, घोड़ा। तो दोस्तों इसमें जो आपका सबसे सही विकल्प होगा 69 नंबर के प्रश्न में वो आपका ऑप्शन बी बछेड़ा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 70 नंबर पर जो प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से प्रत्येक में शब्दों के जोड़े दिए गए हैं। प्रश्न में दिए गए जोड़े के साथ मेल करने के लिए सबसे अच्छा जोड़ा चुनें। भागना संबंध है चलना, तो ए भारी वर्षा संबंध है बूंदाबांदी, बी जॉग दौड़ना, सी गोताखोरी तैरना, डी उछाल चौकड़ी। तो दोस्तों 70 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन बी जॉग दौड़ना बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 71 नंबर पर जो प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन करिए। EH संबंधे, BS संबंधवान है, MJ और इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह है तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर ज्ञात करना है। AOQBNR CQMDNQ। तो दोस्तों 71 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन डी NQ जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जब इसको हल करेंगे तो आपका अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से आपका 71 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन डी NQ ही बिल्कुल सटीक आंसर होगा। 72 नंबर पर जो प्रश्न है, उस विकल्प को ज्ञात करें जो दिए गए समूह वर्ग का सदस्य हो। ताला, रोक, कसा हुआ, ए खुला, बी खिड़की, सी बंद, डी द्वार। तो दोस्तों 72 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन सी बंद बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 73 नंबर पर जो प्रश्न है, लुप्त संख्या ज्ञात करें। 1 4 27 256। दोस्तों इसमें ए 3125,
बी 625, सी 720, डी 2500। तो दोस्तों 73 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन ए 3125 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा ज्ञात करने पर। 74 नंबर पर प्रश्न है, श्रृंखला में लिप्त संख्या x और y ज्ञात करें और y धन x का मान ज्ञात करें। 20, 22, 24, 26 x, 32, 36 y, ए 62, बी 64, सी 66, डी 68। तो दोस्तों 74 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है हल करने पर वो आपका ऑप्शन डी 68 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 75 नंबर पर प्रश्न है, संख्याओं की वह जोड़ी ज्ञात करें जो पैटर्न में उपयुक्त होगी। 1, 1, 12, 1, 13, 31, 146, 41। तो दोस्तों ए 161, 051, बी 161, 050, सी 160, 051, डी 160, 050। तो दोस्तों 75 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा हल करने पर वो आपका ऑप्शन ए 161, 051 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 76 नंबर पर प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से कौन सी श्रृंखला का तर्क निम्न श्रृंखला के तर्क के समान है। जी, आई, के, एम, ओ, ए, बी, सी, डी। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं दोस्तों। तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार अगर इसको हल करेंगे तो आपका 76 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन ए एक्स, जेड, बी, डी, एफ जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 77 नंबर पर जो प्रश्न है, यदि किसी महीने का चौथा दिन रविवार है तो निम्नलिखित में से कौन सा दिन उसी महीने के 30वें दिन के पहले का छठा दिन होगा। तो दोस्तों ऑप्शन ए रविवार, ऑप्शन बी मंगलवार, ऑप्शन सी शनिवार, ऑप्शन डी शुक्रवार। तो दोस्तों 77 नंबर के प्रश्न में हल करने पर जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन बी मंगलवार बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। 78 नंबर पर प्रश्न है, एक श्रेणी दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर श्रेणी को पूर्ण करें। तो दोस्तों इसमें आपका A1, Z1 दिया गया है, X3, C3 दिया गया है। इसी तरीके से आपका ऑप्शन A, B, C, D आपका दिया हुआ है। तो दोस्तों 78 नंबर के प्रश्न में आपको हल करने पर जो सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन सी I27S12 जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 79 नंबर पर जो प्रश्न है, किसी कूट भाषा में 817 का अर्थ है कॉटन मैक्स थ्रीड और 827 का अर्थ है थ्रीड मैक्स क्लॉथ और 213 का अर्थ है सॉफ्ट कॉटन क्लॉथ। तो सॉफ्ट के लिए कूट ज्ञात करें। A3, B1, C2, D7। तो दोस्तों 79 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन A3 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा हल करने पर। 80 नंबर पर जो प्रश्न है, किसी विशेष कूट में स्लॉब को 4, 3, 7, 9 लिखा जाता है और फेट को 2, 6, 8, 5 लिखा जाता है। इस कूट में LOFT कैसे लिखा जाएगा। A 75, 39, B 56, 26, C 37, 28, D 2091। तो दोस्तों 80 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन सी 37, 28 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा हल करने पर। 81 नंबर पर जो प्रश्न है, किसी विशेष कूट में प्लस गुणे को प्रस्तुत करता है, माइनस प्लस को प्रस्तुत करता है, गुणा भाग को प्रस्तुत करता है, भाग माइनस को प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर ज्ञात करें। 16/8 गुणे 4 माइनस 2 धन 1 बराबर क्या होगा। A 22, B 27, C 16, D 13। तो दोस्तों 81 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन C 16 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा हल करने पर। 82 नंबर पर जो प्रश्न है, यदि हॉलीडे को ELIFAXV के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो सम को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। APRJBEHK CLORDSVY। तो दोस्तों 82 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन APRJ बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा हल करने पर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 83 नंबर पर प्रश्न है, यदि A@B का अर्थ है A B का बेटा है, A#B का अर्थ है A B का भाई है और यदि A गुणे A*B का अर्थ है A B की माँ है तो X#Y@Z*W का क्या अर्थ है यदि Z के 2 बेटे और 1 बेटी हैं। AWX की बहन है, BWX का भाई है, CWX का पुत्र है, DWX की पुत्री है। तो दोस्तों 83 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन DWX की पुत्री है। 84 नंबर पर जो प्रश्न है, P%Q का अर्थ है PQ का पिता है, PQ का अर्थ है PQ की बहन है और P*Q का अर्थ है कि PQ की पुत्री है। निम्नलिखित में से क्या दर्शाता है कि PS की बहन का पति है। ABCD जो आपका विकल्प दिया गया है, चारों विकल्प, इन चारों विकल्पों में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा हल करने पर वो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाना चाहिए, लेकिन ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा विवादित है। 85 नंबर पर जो प्रश्न है, के ने एल से कहा कि तुम मेरे पति के दामाद की बेटी हो। एल के से किस तरह से संबंधित है। A एल की नातिन है, B एल के की पुत्री है, C एल के का दामाद है, D एल के का पिता है। तो दोस्तों 85 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका ऑप्शन A एल के की नातिन है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए।
86 नंबर पर जो प्रश्न है, निम्नलिखित आकृति में वर्ग लोकतंत्रवादियों को दर्शाता है, त्रिभुज शिल्पकारों को दर्शाता है, वृत्त भारतीयों को दर्शाता है और आयताकार पिताओं को दर्शाता है। अक्षरों का कौन सा सेट कौन सा अक्षर उन भारतीयों को दर्शाता है जो लोकतंत्रवादी हैं। तो दोस्तों ये जो आप चित्र देख पा रहे हैं, इन चित्रों में से बताना है ऑप्शन ए ई बी, बी ऑफ सी, बी और डी सी बी। तो दोस्तों 86 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका ऑप्शन डी सी बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों 87 नंबर पर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख त्रिकोण, खटकोण और ज्यामितीय आकृतियों के बीच संबंध को सबसे अच्छा प्रदर्शित करता है। दोस्तों ऑप्शन ए बी सी और डी, ये चारों चित्र आप लोग स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। अब इन 87 नंबर के प्रश्न को जब हल करेंगे तो आपका जो सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 88 नंबर पर जो प्रश्न है, एक महिला ने वजन कम करने के लिए 6 महीने के एक प्रोग्राम में भाग लिया। प्रोग्राम शुरू करने से पहले उसका वजन 100 किलो था। रेखा आरेख प्रत्येक महीने के अंत में केजी में उसके वजन को दिखाता है। पिछले महीने की तुलना में कितने महीनों में उसका वजन कम होने की बजाय बढ़ा है। तो दोस्तों ये आपका ग्राफ है। इस ग्राफ को देखने के बाद से ऑप्शन ए 1, बी 3, सी 2, डी 4। तो दोस्तों 88 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका ऑप्शन बी 3 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 89 नंबर पर जो प्रश्न है, बार आरेख सप्ताह के विभिन्न दिनों में एक संग्रहालय में आगंतुकों की संख्या को दिखाता है। शनिवार को आगंतुकों की संख्या गुरुवार के आगंतुकों की संख्या से डैश 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 प्रतिशत कम थी। तो दोस्तों ये आप ग्राफ देख पा रहे हैं। इस ग्राफ के हिसाब से आपका ऑप्शन ए 300, बी 200, सी 60, डी 50। तो दोस्तों 89 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन ए 300 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा हल करने पर। 90 नंबर पर जो प्रश्न है, खराद मशीन का उपयोग करके आइटम ए तैयार होने में 12 घंटे लेती है और आइटम बी 15 घंटे लेती है। आइटम ए के लिए लगने वाला ड्रिलिंग समय आइटम बी के लिए लगने वाले ड्रिलिंग समय से डैश 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 % कम है। तो दोस्तों आइटम ए और आइटम बी का दोनों का चित्र आप देख पा रहे हैं। अब इसके बाद आपका 90 नंबर के प्रश्न में जो आपका चित्र के हिसाब से जो आपका सबसे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए 25%, ऑप्शन बी 66.67%, ऑप्शन सी 39.39%, ऑप्शन डी 100%। तो दोस्तों 90 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका ऑप्शन बी 66.67% बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 91 नंबर पर प्रश्न है, कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है। ए दौड़ना, बी सोना, सी जाग, डी चलना। तो दोस्तों 91 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन बी सोना बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि यही सबसे अलग है। 92 नंबर पर जो प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर को चुनें। ए बी सी डी आपका 4 विकल्प दिया हुआ है। इन चारों विकल्पों में सबसे विषम जो अक्षर होगा 92 नंबर के प्रश्न में वो आपका ऑप्शन ए एल के एम जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 93 नंबर पर जो प्रश्न है, उस आकृति को चुनें जो बाकी आकृतियों से अलग है। तो दोस्तों ये चारों आकृति ऑप्शन ए बी सी डी आप देख पा रहे हैं। अब इन चारों आकृतियों में जो सबसे अलग आकृति है वो सबसे भिन्न आकृति है। 93 नंबर के प्रश्न में वो आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 94 नंबर पर जो प्रश्न है, उस आकृति को चुनें जो बाकी आकृतियों से अलग है। तो दोस्तों इसमें भी आपका 4 विकल्प दिया है। चारों आकृतियां आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं। अब इन चारों आकृतियों में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन सी जो है, यही सबसे अलग और सबसे डिफरेंट आकृति होगी और यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 95 नंबर पर जो प्रश्न है, दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द का चयन करें। बंदूक, गोली, टार्च, प्रश्नवाचक चिन्ह है। ए आग, बी बैटरी, सी अंधकार, डी मोमबत्ती। तो दोस्तों 95 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन बी बैटरी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि बंदूक गोली से चलती है तो टार्च आपका बैटरी से जलता है। 96 नंबर पर जो प्रश्न है आपका, दिए गए विकल्पों से संबंधित संख्या चुने। 125.3 संबंध 5, संबंधवान है 146, 4 1.4 संबंधे है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो दोस्तों इसमें हल करने पर ए 11, बी 6, सी 4, डी 14। तो दोस्तों 96 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन ए 11 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा हल करने पर। 95 नंबर पर जो प्रश्न है, दी गई उत्तर आकृतियों में से उसका चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। तो दोस्तों ये आपका प्रश्न है, प्रश्न की आकृति है और ये 4 आपका उत्तर की आकृति दिखाया गया है। तो दोस्तों 97 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है हल करने पर वो आपका ऑप्शन बी जो आकृति है यही बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 98 नंबर पर जो प्रश्न है, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति में पैटर्न को पूरा करेगी। तो दोस्तों ये जो आकृति है इस आकृति को देख करके इन चारों विकल्पों में से जो आकृति इस प्रश्न की आकृति को पूरा करेगा वही इसका सटीक उत्तर होगा। तो दोस्तों 98 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन ए जो है यही आकृति इस प्रश्न आकृति को पूरा करेगी और यही आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। 99 नंबर पर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति के पैटर्न को प्रश्न आकृति बनाने के लिए जोड़ा जा सकता है। तो दोस्तों ये आपका प्रश्न आकृति है और इसके अलावा ए बी सी डी ये 4 आपका उत्तर आकृति है। अब 99 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा इसको आकृति को जोड़ने के लिए वो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा।
100 नंबर पर जो प्रश्न है, उत्तर आकृति में किस घन को प्रश्न आकृति में फैले हुए घन के आधार पर नहीं बनाया जा सकता है। तो दोस्तों ये आपका प्रश्न आकृति है और ये 4 आपका उत्तर आकृति दिया हुआ है। अब इन चारों आकृतियों को देखते हुए ये बताना है कि कौन सी घन जो है वो आकृति नहीं बन पाएगी। तो दोस्तों 100 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, अर्थात यही जो आकृति है वो इस आकृति से नहीं बन पाएगा। अब दोस्तों आपका 101 से लेकर के 103 तक के जो प्रश्न होंगे उसके लिए ये आपका पढ़ना पड़ेगा। एक तरह से पैराग्राफ दिया हुआ है। इसमें कहा जा रहा है कि गाने की प्रतियोगिता के टीवी शो का जज बनने हेतु निम्नलिखित शर्तें हैं। ए व्यक्ति ने गायन या संगीत में कम से कम 1 पुरस्कार जीता हो। बी व्यक्ति ने संगीत के क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक काम किया हो। सी व्यक्ति को कम से कम 3 भाषाएं आती हो। डी व्यक्ति को अपनी वार्षिक आय का कम से कम 10% प्रतियोगिता के विजेता को देने के लिए तैयार होना चाहिए। ई व्यक्ति की आयु 35 वर्ष से कम और 70 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालांकि इसको छोड़कर यदि कोई उम्मीदवार अन्य सभी मानदंडों को पूर्ण करता है, पहले का भी उपरोक्त यदि व्यक्ति इन मानदंडों को पूर्ण नहीं करता है तो उसके आवेदन को विचार के लिए रखा जाएगा। दूसरे का डी उपरोक्त है, यदि व्यक्ति ने अपने जीवन काल में एक बार भी अपनी वार्षिक आय का 50% दान में दिया है तो उसे इस शर्त से छूट दी जाएगी। तीसरे का ई है, उपरोक्त यदि व्यक्ति इन शर्त को पूर्ण नहीं करता है परंतु अन्य सभी शर्तों को पूर्ण करता है तो उसका आवेदन विचार के लिए रखा जाएगा। अब दोस्तों नीचे दिए गए इन मानदंडों के हिसाब से आपका 101 नंबर पर जो प्रश्न पूछा गया है, व्यक्ति ए 40 वर्ष का है, वह प्रतियोगिता के विजेता को अपनी वार्षिक आय का 10% दान करना चाहता है। उन्होंने संगीत उद्योग में अपने 15 वर्षों के अनुभव में 3 पुरस्कार जीते हैं और केवल हिंदी और अंग्रेजी में बोल सकता है। ए जज बनाया जाए, बी जज न बनाया जाए, सी आवेदन पर विचार किया जाए, डी आंकड़े अपर्याप्त हैं। तो दोस्तों 101 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन बी जज 9 बनाया जाए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा दिए गए मानदंडों के अनुसार। 102 नंबर पर जो प्रश्न है, व्यक्ति बी एक प्रतियोगिता के विजेता को अपनी वार्षिक आय का 5% दान करने को इच्छुक है। उन्होंने अपने किशोरावस्था में संगीत उद्योग में प्रवेश करने के बाद इसमें 30 वर्षों तक काम किया है। वह हिंदी, अंग्रेजी, तमिल और उनकी मातृभाषा में बात कर सकते हैं। वर्ष 2016 में उन्होंने बाढ़ राहत के लिए 7 लाख रुपये दान दिए थे जब उनकी वार्षिक आय 12 लाख रुपये थी। ए जज बनाया जाए, बी जज 9 बनाया जाए, सी आवेदन पर विचार किया जाए, डी आंकड़े अपर्याप्त हैं। तो दोस्तों 102 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका ऑप्शन बी जज 9 बनाया जाए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 103 नंबर पर जो प्रश्न है, व्यक्ति सी ने संगीत उद्योग में अपने 25 वर्षों के अनुभव में 5 पुरस्कार जीते। उन्होंने भूकंप राहत के लिए वर्ष 2017 में अर्जित अपनी पूरी वार्षिक आय दान की थी। वह अंग्रेजी, फ्रेंच और हिंदी में अस्खलित बोल सकती हैं। ए जज बनाया जाए, बी जज 9 बनाया जाए, सी आवेदन पर विचार किया जाए, डी आंकड़े अपर्याप्त हैं। तो दोस्तों 103 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन डी आंकड़े अपर्याप्त हैं बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा दिए गए पैराग्राफ के हिसाब से। 104 नंबर पर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति का पैटर्न प्रश्न आकृति में दी गई श्रृंखला को पूरा कर सकता है। तो दोस्तों ये प्रश्न की आकृतियां हैं और ये 4 आपकी उत्तर की आकृतियां दी गई हैं। अब इन चारों आकृतियों में से ये बताना है कि कौन सी जो आकृति है वो प्रश्न की आकृति को पूरा करेगा। तो दोस्तों 104 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन बी वाली जो आकृति है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा और यही जो आकृति है वो यहाँ पर बिल्कुल फिट बैठेगी। 105 नंबर पर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति का पैटर्न प्रश्न आकृति में दी गई श्रृंखला को पूरा कर सकता है। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें भी आपका प्रश्न की आकृति दी गई है और इस चारों उत्तर की आकृतियों में जो आपका सबसे सही विकल्प है 105 नंबर के प्रश्न में वो आपका ऑप्शन सी वाली जो आकृति है बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा और यही आपका प्रश्न की आकृति को पूरा करेगा। 106 नंबर पर जो प्रश्न है, दी गई छवि बनाने के लिए न्यूनतम कितनी रेखाओं की जरूरत है। दोस्तों ये आपका आकृति बनाना है। अब इसमें ऑप्शन ए 12, बी 15, सी 14, डी 13। तो दोस्तों 106 नंबर के प्रश्न ऑप्शन डी 13 रेखाओं की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 107 नंबर पर जो प्रश्न है, यदि एक दर्पण को MN पर रखा गया है तो कौन सी उत्तर आकृति दी गई आकृति की सही छवि है। तो दोस्तों ये शीशे में किस तरीके से ये चित्र दिखाई देगा। ऑप्शन ए, बी, सी, डी 4 आकृतियां दी गई हैं। तो दोस्तों 107 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन डी वाली जो आकृति है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगी, क्योंकि ये दर्पण में जो छवि होती है वो बिल्कुल उल्टा बनती है। 108 नंबर पर जो प्रश्न है, प्रश्न आकृति में नीचे दिए गए अनुसार पेपर के टुकड़ों को फोल्ड और पंच किया जाता है। दी गई उत्तर आकृतियों में से इसे इंगित करें कि इसे खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपका ये पेपर मोड़ा गया है और मोड़ने के बाद इसको आपको इसमें पंच किया गया है, फोल्ड किया गया है। तो दोस्तों ऑप्शन 108 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा हल करने पर। 109 नंबर पर जो प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के क्रमानुसार रखें और उस शब्द को चुनें जो सबसे पहले आएगा।
तो दोस्तों इसमें आपका रिफोर्स, रिफाइनरी, रिफ्लेक्सेज, रिफ्लेक्टर दिया गया है। इसमें ऑप्शन ए बी सी डी आपका दिया गया है। अब 109 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन बी रिफाइनरी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 110 नंबर पर जो प्रश्न है, दी गई श्रेणी में एक शब्द लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए जो श्रेणी को पूर्ण करता है। इसमें आपका टेरेन है, इंट्यूटिव है, वेंट्यूर है, रीअरेंज है। तो दोस्तों इसमें जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन ए टेरेन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन ये आपका ऑप्शन में नहीं दिया गया, इसलिए आपका ऑप्शन जो ये प्रश्न आपका संदिग्ध है। 111 नंबर पर जो प्रश्न है, दी गई श्रेणी में एक शब्द लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए जो श्रेणी को पूर्ण करता है। दोस्तों तो ये आपका ZBAYDCXFEWHGVIJ आपका दिया हुआ है। इसके बाद आपको प्रश्न आकृति में बताना है। इसके बाद आपका जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया इसको बताना है। तो दोस्तों इसमें आपका 111 नंबर के प्रश्न में आपका ULK जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा हल करने पर। 112 नंबर पर जो प्रश्न है, दी गई श्रेणी में एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए जो श्रेणी को पूर्ण करता हो। तो दोस्तों ये आपका ई का पूरा ये श्रेणी दिया हुआ है। अब इसमें ABCD आपका 4 विकल्प दिया हुआ है। अब इन चारों विकल्पों में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा जो श्रेणी को पूरा करेगा वो आपका 112 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 113 नंबर पर प्रश्न है, दी गई श्रेणी में एक संख्या लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए जो श्रेणी को पूर्ण करता हो। दोस्तों तो -4.5, -2.6, -0.7। अब इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह है। अब इसमें 3.1 दिया हुआ है। तो अब इसमें A 1.4, B 1.2, C 1, D 1.6। तो दोस्तों इसको हल करेंगे तो इसमें लुप्त संख्या ज्ञात करने पर जो आपका सबसे सही विकल्प होगा 113 नंबर के प्रश्न में वो आपका ऑप्शन B 1.2 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब दोस्तों चौथा पार्ट है आपका हिंदी भाषा का, और हिंदी भाषा में आपका 114 नंबर पर जो प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करो जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। अत्यधिक। तो दोस्तों अब अत्यधिक का सबसे सही संधि विच्छेद जो होगा वो आपका ऑप्शन बी जो है अति धन अधिक बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अर्थात 114 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 115 नंबर पर प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद का सबसे उचित समासिक युग्मक है। आचार। अब आचार जो है ऑप्शन ए खाने की वस्तु, बी विचार, सी चाल चलन, डी अनादर। तो दोस्तों इसमें आपका उचित समासिक पद जो होगा वो आपका 115 में आपका ऑप्शन सी चाल चलन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 116 नंबर पर जो प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। दुविधा। तो दोस्तों दुविधा का जो सही समान अर्थ वाला होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 116 में ए धर्म संकट, बी यथा तथ्य, सी विस्तृत, डी होनहार। तो दोस्तों 116 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन ए धर्म संकट बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 117 नंबर पर जो प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। पत्थर। ए पाषाण, बी गिरी, सी नवचर, डी निर्भय। तो दोस्तों 117 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन ए पाषाण बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि आपका पत्थर का पाषाण ही सबसे सही अर्थ होगा। 118 नंबर पर जो प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। रघुपति, राघव, राजा राम। तो दोस्तों जिसमें आपकी अक्षरों की आवृत्ति बार बार हो उसमें क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अनुप्रास अलंकार। 119 नंबर पर जो प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों के सही अव्यय के भेद हों। सीता के आगे रमा खड़ी है। तो दोस्तों इसमें आपका 119 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन बी संबंध बोधक अव्यय होगा, क्योंकि सीता के आगे यानी कि सीता और रमा के बीच में जो आगे है वो आपका संबंध दर्शा रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन बी जो सही हो जाएगा 119 नंबर के प्रश्न में। 120 नंबर पर जो प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। घूमना सुबह अच्छा है। तो दोस्तों इसमें आपका 120 नंबर के प्रश्न में जो सबसे सही विकल्प है वो आपका ऑप्शन डी सुबह घूमना अच्छा है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 121 नंबर पर जो प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि नीचे दिए गए छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं। करते अभिषेक पयोद है, बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मत्र सर्वेश की। ए 15 से 13 के क्रम से 28, बी पहले और तीसरे में 12, सी प्रत्येक चरण में 24, डी प्रत्येक चरण में 24। तो दोस्तों 121 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन ए 15 से 13 के क्रम से 28 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 122 नंबर पर जो प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। अंक भरना, ए रो पड़ना, बी गले लगना, सी बदल जाना, डी मूर्ख बनना। तो दोस्तों 122 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन डी मूर्ख बनना बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, मूर्ख बनाना।
123 नंबर पर जो प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करो जो बताता है कि संयोग और वियोग किस रस के रूप में है। ऑप्शन ए वात्सल्य, बी भयानक, सी श्रृंगार, डी अद्भुत। तो दोस्तों 123 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका ऑप्शन सी श्रृंगार रस बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि संयोग और वियोग जो आपका श्रृंगार रस के अंतर्गत आता है। 124 नंबर पर जो प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिशा निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं कर्मवाच्य है दोस्तों, इसमें आपका ए पत्र पिताजी द्वारा पढ़ा गया, बी पिताजी ने पत्र पढ़ा, सी पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है, डी पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों 124 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन ए पत्र पिताजी द्वारा पढ़ा गया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो 25 नंबर पर जो प्रश्न है, योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है। ए शिवजी और शिवेश भाई बहन हैं, बी हेमा गुनगुन माया सहेलियां हैं, सी रोहन ने कहा मुझे पढ़ाई करनी है, डी मैं घूमने जा रही हूँ। तो दोस्तों 125 नंबर के प्रश्न में आपका योजक चिन्ह के आधार पर ऑप्शन ए शिवजी और शिवेश भाई बहन है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 126 नंबर पर जो प्रश्न निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। सप्त सिंधु, तो दोस्तों सप्त सिंधु में जो आपका सबसे सही विकल्प है ए बी सी डी चारों विकल्पों में वो आपका ऑप्शन डी 7 नदियों का समूह बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 127 नंबर पर जो प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। उपकार को मानने वाला, तो दोस्तों ए कृतज्ञ, बी कृतज्ञ, सी परोपकारी, डी धर्मज्ञ। तो दोस्तों 127 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन ए कृतज्ञ बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि उपकार मानने वाले को कृतज्ञ कहा जाता है। 128 नंबर पर जो प्रश्न निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुने। कनक, तो दोस्तों ऑप्शन ए सोना, बी चांदी, सी चावल, डी कंगन। तो 128 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन ए सोना बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जो इसका अर्थ होता है कनक का अर्थ सोना भी होता है और कनक का अर्थ धतूरा भी होता है, इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा 128 नंबर के प्रश्न में। 129 नंबर पर जो प्रश्न निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानिए। बोतल में दूध बचा है, ए संबोधन कारक, बी अधिकरण कारक, सी संबंध कारक, डी कर्म कारक। तो दोस्तों 129 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन बी अधिकरण कारक बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि बोतल में दूध बचा है में आपका जो आपका ये अधिकरण कारक में आता है। 130 नंबर पर जो प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से क्रिया का सही रूप वाला विकल्प पहचानिए। स्कूल बस 5 मिनट डैश 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 क्या आएगा। आना सामान्य भविष्यकाल, तो क्या है ए में आ गई, बी में आएगी, सी में आके गई, डी में आके चली गई। तो 130 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन बी जो है में आएगी, यानी कि स्कूल बस 5 मिनट में आएगी, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 131 नंबर पर जो प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य के संरचना के आधार पर उनके भेद बताइए। रवि दीवार रंगने लगा है, ए कृदंत क्रिया, बी पूर्वकालिक क्रिया, सी नाम धातु क्रिया, डी संयुक्त क्रिया। तो दोस्तों 131 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन बी पूर्वकालिक क्रिया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि रवि दीवार रंगने लगा है यह आपका पूर्वकालिक क्रिया में आता है। 132 नंबर पर जो प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग वाला विकल्प है। हंस, तो ए हंसिनी, बी हंसिनी, सी हंसी, डी हंसिया। तो दोस्तों 132 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन ए हंसिनी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, अर्थात हंस का स्त्रीलिंग हंसिनी होता है। 133 नंबर पर जो प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द का सही पुल्लिंग रूप वाला विकल्प चुनिए। कुम्हार, ए कुम्हारी, बी कुम्हारिन, सी कामहीन, डी कुर्महीन। तो दोस्तों 133 नंबर के प्रश्न में आपका जो सबसे सही विकल्प है वो आपका ऑप्शन बी कुम्हारिन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 134 नंबर पर जो प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। चुटिया, तो दोस्तों चुटिया का ऑप्शन ए चुटिया, बी चुटियों, सी चुटियो, डी चटियाए। तो दोस्तों 134 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन ए चुटिया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 135 नंबर पर जो प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो सही पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद वाला है। कृपण, अब कृपण का सही वर्ण विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन डी क्री री प अ ड़ अ। तो दोस्तों ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, कृपण का सही वर्ण विच्छेद वाला शब्द। 136 नंबर पर जो प्रश्न है, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानिए। दोस्तों ए कृष्ण, बी कृष्ण, सी कृष्ण, डी कृष्ण। तो दोस्तों ऑप्शन ए कृष्ण बिल्कुल सही शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा। 137 नंबर पर जो प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करो जो दिए गए वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है। इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। तो दोस्तों ए इस, बी बहुत, सी ऊंचे ऊंचे, डी पहाड़। तो दोस्तों 137 नंबर के प्रश्न में आपका जो विशेषण होगा वो आपका ऑप्शन बी बहुत होगा।
138 नंबर पर जो प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य का सही विकल्प है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ए सबका नाम, बी दूसरों का नाम, सी अपना नाम, डी संबंध का नाम। तो दोस्तों 138 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका ऑप्शन बी दूसरों का नाम, अर्थात सर्वनाम जो होता है वो दूसरों का नाम होता है, इसलिए आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 139 नंबर पर जो प्रश्न है, इनमें से कौन सी गजानन माधव मुक्तिबोध जी द्वारा रचित रचना नहीं है? ए अंधायुग, बी चांद का मुंह टेढ़ा, सी भूरी भूरी खाक धूल, डी नए साहित्यकार का सौंदर्य शास्त्र। तो दोस्तों 139 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन डी नए साहित्यकार का सौंदर्य शास्त्र जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, अर्थात यही जो है गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा रचित रचना नहीं है। 140 नंबर पर जो प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है। दोस्तों ऑप्शन ए चंद्रबरदाई, बी कलहड़, सी वाल्मीकि, डी हर्षवर्धन। तो दोस्तों 140 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन ए चंद्रबरदाई बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि चंद्रबरदाई जो है वही पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं। 141 नंबर पर जो प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? ए दयानंद सरस्वती, बी अरविंद घोष, सी भवभूति, डी हर्षवर्धन। तो दोस्तों 141 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक दयानंद सरस्वती हैं। 142 नंबर पर जो प्रश्न है, हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है? ए भाषा संस्कृति, बी खेलकूद, सी तकनीकी, डी हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए। तो दोस्तों 142 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका ऑप्शन डी हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए पुरस्कार दिया जाता है, सलाका सम्मान पुरस्कार। अब दोस्तों 143 से लेकर के 147 तक के जो प्रश्न होंगे वो इस गद्यांश से होंगे, तो हम लोग पहले गद्यांश को पढ़ लेते हैं। गद्यांश है, अवध की संस्कृति में सुसज्जित घोड़ा परिवहन का साधन और शान का प्रतीक था। मुख्य रूप से 3 प्रकार के टांगे और इक्के मिलते हैं, बग्गी, फिटन और टमटम। बग्गी बंद डिब्बे की होती है, तो फिटन और टमटम खुले वाहन हैं जिन्हें नवाबों द्वारा यात्रा में वरीयता दी जाती थी, किंतु तांगे व इक्के का शाब्दिक अर्थ अधिक अश्वशक्ति और इंगित करता है। इक्के में 1 घोड़ा होता है, जबकि बग्गी या तांगे में 2, 4 या अधिक घोड़े होते हैं। यह वास्तव में इस्तेमाल करने वाले की सामाजिक प्रतिष्ठा पर निर्भर करता है। 18वीं सदी के उत्तरार्ध और 19वीं सदी के प्रारंभ में अवध के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक माहौल में बदलाव आया। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हल्के वाहनों का निर्माण और इस्तेमाल होने लगा, जिसमें कम से कम अश्वशक्ति लगे। सामान्य बोलचाल में इक्के का अर्थ है इक या एक, यानी एक व्यक्ति के इस्तेमाल के लिए। इसके अतिरिक्त तांगा एक परिवार वाहन था, किंतु किफ़ायत की मजबूरी को देखते हुए इक्के में अधिक संख्या में यात्री बैठाने पड़े। तांगा अपेक्षाकृत भारी और बड़ा वाहन है, जिसमें पैरों के लिए अधिक जगह होती है और 4 से 6 वयस्क पीछे कमर लगाकर बैठ सकते हैं। हर साल इन तांगों और इक्कों की दौड़ लखनऊ में होती है। जंगी घोड़े इस दौरान सबके लिए आकर्षण का केंद्र बिंदु होते हैं। घोड़े के खुरों का भी श्रृंगार किया जाता है। पुरानी नाल के स्थान पर नई नाल लगाई जाती है। पैरों की सुंदरता बढ़ाने के लिए कसीदाकारी युक्त वस्त्र पैरों में डाले जाते हैं और पीतल या चांदी के घुंघरू बांधे जाते हैं। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया ये आपका गद्यांश था। अब दोस्तों इस गद्यांश के ऊपर आपका 143 नंबर पर जो प्रश्न पूछा गया है, गद्यांश में से सामाजिक आर्थिक बदलावों ने किस तरह वाहनों को प्रभावित किया? ए बड़े वाहनों का प्रयोग होने लगा, बी तांगे का प्रयोग होने लगा, सी हल्के वाहनों का प्रयोग होने लगा और डी भारी का प्रयोग होने लगा। तो दोस्तों 143 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन सी हल्के वाहनों का प्रयोग होने लगा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यह आपका पैराग्राफ में दिया हुआ है, यानी कि गद्यांश में दिया हुआ है। 144 नंबर पर जो प्रश्न है, घोड़ों के पैरों को किस रूप में सजाया जाता है? ऑप्शन ए कासीदाकारी युक्त वस्त्र, बी कलमकारी युक्त वस्त्र, सी बुनाई वाले वस्त्र, डी चमकीले वस्त्र। तो दोस्तों 144 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन ए कसीदाकारी युक्त वस्त्र बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये आपका गद्यांश में दिया हुआ है। 145 नंबर पर जो प्रश्न है, तांगा किस रूप में इक्के से अलग वाहन है? ए भारी और बड़ा वाहन, बी भारी और हल्का वाहन, सी छोटा और हल्का वाहन, डी छोटा और भारी वाहन। तो दोस्तों 145 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन ए भारी और बड़ा वाहन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 146 नंबर पर जो प्रश्न है, परिवहन के साधन का इस्तेमाल किसके अनुरूप किया जाता है? ए सामाजिक प्रतिष्ठा, बी पारिवारिक रहन सहन, सी आर्थिक स्थिति और डी मूलभूत आवश्यकता। तो दोस्तों 146 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन ए सामाजिक प्रतिष्ठा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 147 नंबर पर जो प्रश्न है, तांगे और इक्के के कितने प्रकार हैं? ए 4, बी 2, सी 3, डी 5। तो दोस्तों 147 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन सी 3 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, और ये आपका गद्यांश में दिया हुआ है। 148 नंबर पर जो प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। ए पुनर्जन्म, बी कुधर्म, सी आजीवन, डी दिखावा। तो दोस्तों 148 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका ऑप्शन डी दिखावा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जो आपका 4 विकल्पों में से जो विकल्प दिया गया है उपसर्ग से नहीं बना है वो आपका दिखावा जो है वो नहीं बना है।
149 नंबर पर जो प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बना है। ए इंसान, बी मदद, सी जादूगर, डी समझ। तो दोस्तों 149 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन सी जादूगर बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यही जो है वो आपका प्रत्यय से बना है। दोस्तों 150 नंबर पर आखिरी प्रश्न होगा आपका, उत्तर प्रदेश पुलिस अर्थात यूपीपी 27 जनवरी 2019 को प्रथम पाली में जो परीक्षा हुआ था उसमें जो पूरे 150 प्रश्न पूछे गए थे उनमें आपका 150 नंबर पर आखिरी प्रश्न होगा इस वीडियो में। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। स्वार्थ। अब दोस्तों स्वार्थ का विपरीत अर्थ वाला विकल्प क्या होगा? ऑप्शन ए परमार्थ, बी निस्वार्थ, सी विषाद, डी वरिष्ठ। तो दोस्तों 150 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन बी निस्वार्थ बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और दोस्तों इस प्रकार से आपका ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 27 जनवरी 2019 को मॉर्निंग शिफ्ट में यानी कि प्रथम पाली में जो परीक्षा हुई थी और उसमें जो पूरे 150 प्रश्न पूछे गए थे 4 पार्ट से, उन सभी 150 प्रश्नों का ये सॉल्यूशन वीडियो था और ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि ऑल हिट एग्जाम चैनल पर आपको भारत की सभी प्रकार की जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं गवर्नमेंटेड, उन सभी एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। तो दोस्तों मिलते हैं एक और ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।